आज हम 11वीं कक्षा की ललित कला की पाठ्य पुस्तक का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। पिछले अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय मूर्तिकारों ने पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर को तराशने और उकेरने में जितनी कुशलता प्राप्त कर ली थी, उतनी ही कुशलता उन्होंने कांसे को पिघलाने, ढालने और उससे मूर्तियां आदि बनाने के काम में भी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के सिरे पेड़ू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया सीख ली थी। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता और टीन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को ही कांस्य या कांसा कहा जाता है। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई हैं। आज के टाइम पे इन प्रतिमाओं का जो समय है वो 2वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के तक का है। इनमें से जो ज़्यादातर मूर्तियां हैं वो अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थी, यानी किसी अनुष्ठान के लिए जिसमें पूजा की जाती है उसके लिए बनाई गई थी। लेकिन ये रूप एवं सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक और बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट है। इसी के साथ साथ धातु ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग बहुत सारे काम जैसे कि पकाने, खाने पीने आदि के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए भी किया जाता था, यानी इनसे बर्तन भी बनाए जाते थे। आज के जो जनजातीय समुदाय हैं वो भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया, जिसको लॉस्ट वैक्स भी कहा जाता है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, उसको भी काम में लेते हैं। संभवतः हो सकता है मोहनजोदड़ो की जो नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा है सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है। इसका समय जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस नारी प्रतिमा के अंग, प्रत्यंग और धड़ सारणी रूप में साधारण है और ऐसे ही अनेक छोटी मोटी मूर्तियों का समूह दाइमाबाद, महाराष्ट्र में हुई पुरातात्विक खुदाइयों से प्राप्त हुआ है। इन मूर्तियों का समय जो है वो 1500 ईसा पूर्व बताया गया है। यहाँ पाई गई एक रथ की प्रतिमा जो है वो उल्लेखनीय है, जिसके पहिए सामान्य रूप से गोल आकार के हैं और जबकि उसके चालक यानी कि जो मानव की आकृति है उसको लंबा बनाया गया है। जो आगे उसमें आगे जो बैल जुड़े हुए दिखाए गए हैं वे प्रबल तरीके से सांचे गए हैं। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई हैं जो ईसा की 2री शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई गई हैं। तीर्थंकरों को निर्वस्त्र यानी बिना वस्त्र के दिखलाना जरूरी था, इसलिए इन कांस्य प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे। आदिनाथ या वृषभनाथ, जो कि एक जैन तीर्थंकर थे, की प्रतिमा का निर्माण बहुत ही कुशलता से किया गया है, जिसे उनके कंधों पर फैली हुई लंबी केश लट यानी बालों से पहचाना जाता है। अन्य तीर्थंकर छोटे घुंघराले केश में दिखाए जाते हैं। यहाँ पे एक कालियामर्दन चोल कालीन कांस्य प्रतिमा है जो तमिलनाडु से पाई गई है। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। बड़ोदरा के पास अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं, जिनका काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। ये कांस्य मूर्तियाँ जो है शुरुआत में लुप्त मोम प्रक्रिया यानी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बड़ी सुंदरता के साथ ढाली गई थी और बाद में उनमें चांदी और तांबे से आँखें, मुकुट और वस्त्र आदि बना दिए गए, जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया है। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमा बिहार में चौसा से भी मिली हैं, जिन्हें अब पटना के संग्रहालय में रखा गया है। इसी प्रकार हरियाणा में हांसी से, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के पास अनेक स्थानों से भी ऐसी कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं। वडोदरा के पास अकोटा से जो कांस्य मूर्तियाँ बड़ी संख्या में पाई गई हैं, उनसे ये सिद्ध हो गया है कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिम भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियाँ महावीर
पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों की है। जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया, जिसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए यानी दिखाए गए हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो वे गुप्त तथा वाकाटक दोनों कालों की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी हैं। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई हैं, जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दिखाया गया। ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी 5वीं, 6ठी और 8वीं शताब्दियों में उत्तर भारत में विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई। उनमें संगति यानी भिक्षु के परिधान यानी वेशभूषा से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है। नीचे एक शिव परिवार की मूर्ति है जो 10वीं शताब्दी ईस्वी की बिहार से पाई गई है ये। और ये गणेश की प्रतिमा है जो 7वीं शताब्दी ईस्वी की है और कश्मीर से पाई गई है। यह जो परिधान था, परिधान यानी वस्त्र, एक और दाहिनी भुजा को ढके हुए है और दूसरा सिरा बाईं भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया है। उसी भुजा के बढ़े हुए हाथ से चुनटें पकड़ी हुई हैं। ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर टखनों तक चौड़ा घुमाव लेकर फैला है। आकृति का मानव शरीर बड़ी चतुराई से बनाया गया है, जिससे वस्त्र की पतली किस्म का भी बोध होता है यानी पता चलता है। दानेसर खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा में परिधान यानी कपड़े की तही मथुरा शैली जैसी ही बनाई गई हैं, यानी इसमें कई गिरते घुमाव मोड़ दिखाए गए हैं। सारनाथ शैली के वस्त्र में कोई तहे नहीं दिखाई देती। इसका विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा में पाया जाता है, जो कि एक काफ़ी बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इन कांस्य प्रतिमाओं की विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली एक प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रामाणिक उदाहरण है। फोफनार महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वाकाटक के समय की कांस्य प्रतिमाएं गुप्तकालीन कांस्य प्रतिमाओं के समकालीन हैं। उनमें ईसा की 3वीं शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही उनमें भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की शैली भी काफ़ी बड़ा बदलाव दिखाई देता है। एक देवी की प्रतिमा है जो चौलकालीन कांस्य प्रतिमा है और ये तमिलनाडु से पाई गई है। बुद्ध का दाहिना हाथ वस्त्र पहनने की शैली में काफ़ी परिवर्तन आया दिखाई देता है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में स्वतंत्र है, इसलिए वस्त्र शरीर के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है। नीचे लुप्त मोम प्रक्रिया है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस यानी लुप्त मोम प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले किसी मूर्ति का मोम का प्रतिरूप यानी मॉडल हाथों से तैयार किया जाता है। इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं। इससे के पहले मोम को आग से पिघलाते हैं, फिर एक महीन कपड़े से छानकर ठंडे पानी से भरे बर्तन में उसे निकालते हैं। यहाँ ये वापस से ठोस हो जाता है। फिर इसे पिचकी या फरनी से दबाते हैं, जिसमें मोम तार या धागे के आकार में आ जाता है। फिर बनाई गई प्रतिमा के चारों ओर मोम के इन तारों को लपेट दिया जाता है। इसके बाद मिट्टी, रेत और गोबर के लेप की मोटी परत प्रतिमा के चारों ओर लगाते हैं। इसके एक खुले सिरे पर मिट्टी का प्याला बना दिया जाता है। इसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन मोम से 10 गुना अधिक रखा जाता है। ज़्यादातर यह धातु टूटे हुए बर्तनों को पिघलाकर बनाई गई होती है। जब मिट्टी के प्याले में पिघली हुई धातु उड़ेलते हैं, उस समय मिट्टी से ढके सांचे को आग के पर रखे रहने देते हैं। जैसे ही अंदर की मोम पिघलती है, धातु नालिकाओं में नीचे की ओर बहती है और मोम की मूर्ति का आकार ले लेती है। धातु डलाई की समूची प्रक्रिया को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह संपन्न किया जाता है। बाद में मूर्ति को छेनी और रेती से चिकना किया जाता है और चमकाया जाता है।
कांस्य प्रतिमा बनाना काफ़ी मेहनत का काम है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कुशलता की आवश्यकता होती है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और शीशे के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये एक लॉस्ट वेस्ट प्रोसेस से मूर्ति बनाते हुए दिखाया गया है एक इंसान को। टखनों के स्तर पर लटका हुआ वस्त्र स्पष्ट वक्र रेखीय मोड़ बनाता है जब वह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। गुप्त और वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि वे सुबाह्य थी और बौद्ध भिक्षुक उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे अथवा बौद्ध विहारों से भी कहीं भी स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों और भारत से बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया। एक गणेश की प्रतिमा है जो 7वीं शताब्दी ईस्वी की और कश्मीर से पाई गई है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश मूर्तियां 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दियों की बनी पाई गई हैं। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली मूर्तियों में अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए इनसे, तो दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। इनमें एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन ये पाया गया कि विष्णु की प्रतिमाएं अनेक रूपों में बनाई जाने लगी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। यह व्यूह सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे चतुरानन विष्णु को वैकुंठ विष्णु या वैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। विष्णु की चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है। बाकी 2 मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार या महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियाँ हिमाचल प्रदेश के पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित एवं लोकप्रिय रही है। एक कांस्य प्रतिमा है जो हिमाचल प्रदेश से पाई गई। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांस्य की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुर्कीहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए। इस समय की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव था। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियाँ अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्ति में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमलनाल उगी हुई दिखाई गई है। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। कांस्य ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यद्यपि पल्लव काल में 8वीं तथा 9वीं शताब्दियों के दौरान कांस्य प्रतिमाएं बहुत मात्रा में बनाई जाने लगी थी, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ अत्यंत सुंदर और उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। ये नटराज की प्रतिमा है, एक चोल काली है जो 12वीं शताब्दी ईस्वी में ये बनी हुई है। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत, विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। तथापि 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे, जिनमें चोल वंशीय विधवा रानी सेमियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये नटराज की कांस्य प्रतिमा है। इस प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर साथ ही शिव भुजंग त्रासित की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभयहस्त मुद्रा में उठा हुआ है। उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू को दिखाया गया है और ऊपरी बायां हाथ जो है वो दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर
उनकी जटाएं यानी बाल चारों तरफ छिटके हुए हैं जो उस वृत्त के आकार की ज्वाला को छू रहे हैं जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए हैं। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था और इसके बाद इस जटिल कांस्य प्रतिमा के अनेक रूप तैयार किए गए। शिव को ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है और इसको हिंदुओं की पुराण कथा के साथ भी जोड़ा जाता है। तांडव नृत्य की मुद्रा, यह पौराणिक कथा चिदम्बरम से जुड़ी है, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है, यानी प्रधान देवता या मुख्य देवता। 8वीं शताब्दी की पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्धप्रयक आसन में एक टांग को झुलाते हुए दिखाया गया। उनका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में है, जो ये दिखाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं। यहाँ हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता, धर्ता और संहर्ता भी माना गया है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चौल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद भी अनेक उनके इस स्वरूप की अलग अलग कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती रहीं। तमिलनाडु के तंजावुर में तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के अनेक रूप विकसित हुए। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें पाणी ग्रहण यानी विवाह संस्कार को 2 अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव यानी वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती यानी वधू के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की अभिव्यक्ति दिखाई गई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता है, अनेक प्रतिमाएं बनाने का प्रयास भी किया गया। तिरुपति में कांस्य की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई, जिनमें कृष्ण देव राय को अपनी 2 महारानियों तिरुमलांबा और चित्रदेवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरों की विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की भावना शरीर के अन्य अंगों के प्रसंग में भी दिखाई देती है। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानियों को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है और उनके दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाए गए हैं। आई होप आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आप कांस्य प्रतिमाओं के बारे में, भारतीय कांस्य प्रतिमाओं के बारे में जान सके होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।